में मेरी माएं बहनें बैठी हैं। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। मैं यहाँ तेलंगाना में खड़ा हूँ, अंबरपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़ा हूँ। अगर तेलंगाना के लोगों को यह लगता है कि तेलंगाना की जो हुकूमत है केसीआर साहब आपके अपने हैं, तो आपको गलतफहमी है। वो आपके अपने नहीं है। अगर आपके अपने होते तो 10 सालों में किए गए वायदे उनको याद रहते। उन्होंने आपसे वायदा किया था कि 12% रिजर्वेशन देंगे और ये केसीआर का वादा है, लेकिन केसीआर का वादा नरेंद्र मोदी के जुमलों की तरह झूठा साबित हुआ। 12% रिजर्वेशन कहां है अगर पता करो तो आपको कहीं ख्वाब में भी देखने को नहीं मिलेगा। केसीआर साहब ने आपसे वादा किया कि हम डबल बेडरूम देंगे। केसीआर साहब ने अपने लिए महल तो बना लिया, लेकिन गरीबों को डबल बेडरूम देने का वादा झूठा का झूठा साबित हुआ। केसीआर साहब ने आपसे वादा किया था कि वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देंगे, लेकिन मैं अक़लियत के साथियों से पूछना चाहता हूं कि आपके आबाओ अजदाद की वो जमीनें जो वक्फ की जमीनें हैं, वो इसी हैदराबाद में, इसी तेलंगाना में लुटती रही। 77,000 एकड़ जमीनों में 57,000 एकड़ जमीनों से ज्यादा जमीनें लूट ली गई, लेकिन केसीआर साहब 10 साल में खामोश रहे, एक लफ्ज नहीं बोला। और अगर आपको लगता है कि वो आपके अपने हैं तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। ये वही केसीआर साहब है जो हैदराबाद में खड़े होकर के सेकुलरिज्म का अलमबरदार होने का दावा करते हैं, लेकिन हैदराबाद वालों, तेलंगाना वालों, जब भी नरेंद्र मोदी को जरूरत पड़ती है केसीआर साहब उनके पहलू में बैठे नजर आते हैं। चाहे वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का बिल हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, जब भी पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी को जरूरत पड़ी केसीआर साहब उनके साथ खड़े हुए नजर आए। मैं इसलिए आपसे कहने आया हूं, यहाँ बड़ी तादाद में मेरी माएं बहनें बैठी हैं और खुसूसी तौर पर यहाँ पर खवातीन की तादाद ज्यादा है। कांग्रेस की गारंटीज आपके बीच में है। कांग्रेस ने अभी माइनॉरिटी के लिए अलग से डिक्लेरेशन प्रोग्राम रखा, अलग से एजेंडा लेकर के आई। ओबीसी के लिए, दलितों के लिए, यूथ के लिए और माइनॉरिटीज के लिए हम ये कह रहे हैं कि हम 4,000 करोड़ का बजट रखेंगे माइनॉरिटीज के अपलिफ्टमेंट के लिए। तो उसे सिर्फ केसीआर के जुमले की तरह न समझा जाए। मैं तो इसलिए भी आज रोहन के लिए आपके बीच में आया हूं मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी माएं, कि मैं तो आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मुल्क में जब नफरतें आसमान पर छू रही हैं, मुल्क में जब नफरतें सर चढ़ के बोल रही हैं, तो आपको यह समझने की जरूरत है कि इस मुल्क में एक वाहिद नेता है जिसका नाम राहुल गांधी है। वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4,000 किलोमीटर पैदल चलता है, सिर्फ एक नारा लगाते हुए कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत को कम करो, नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम लेकर के पूरे मुल्क में बिना अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर चलता है और ये कहता है कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। तो उसके नुमाइंदे के तौर पर यहाँ रोहिन रेड्डी खड़े हैं। मैं उनके नुमाइंदे के तौर पर यहाँ आपके बीच में खड़ा होकर के ये कहना चाहता हूं, मैं खवातीन से खास तौर से मुखातिब हूँ, मेरी माओ बहनों से खास तौर से मुखातिब हूँ, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे वो केसीआर की सरकार हो। इधर से हट जाए जरा, कम से कम खवातीन से मुखातिब तो होने दो, और भी थोड़ा पीछे हो जाए, इधर के भी साथी थोड़ा पीछे हो जाए, क्योंकि ये रास्ता ऐसा है कि 3 तरफ लोग बैठे हुए हैं, तो अलग अलग छिटक करके तो सबसे मुखातिब होना जरूरी है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 9 साल में आपको झूठ के जुमले दिए, तो इधर केसीआर साहब ने भी आपको झूठ के जुमले दिए। ये जो कार है जिसकी स्टीयरिंग अपने हाथ में होने का दावा करने वाले सियासतदान ये कहते हैं कि केसीआर साहब तो बहुत सेकुलर नेता हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये जो कार है ये जा करके या तो नागपुर की चौखट पे रुकती है या नरेंद्र मोदी की चौखट पे रुकती है। ये बात तेलंगाना की अक़लियतों को समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग आपके बीच में आएंगे और आपसे कहेंगे कि आप कांग्रेस ने आपको पिछले 70 साल में दिया क्या है। यही आपके सामने एक सवाल उछाला जाएगा
और खास तौर से मैं नई नस्लों से कहना चाहता हूं, मेरे नौजवान दोस्तों से कहना चाहता हूं कि जब आपसे ये कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी ने अकलियतों को 70 साल में दिया ही क्या है, तो मेरी माओ बहनों इस बात का जवाब दे देना उनको, उनसे कहना कि वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने मौलाना अबुल कलाम आजाद को इस देश का पहला एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने सैयदा अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने बरकतुल्लाह साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने अब्दुल रहमान अंतुले साहब को राजस्थान महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने इन दिनों पिछले 7-8 साल में जब लहू लहू मंजर थे, कहीं लिंचिंग हो रही थी, कहीं आपके घरों पर बुलडोजर चल रहे थे, तो सबने तकरीरें की, लेकिन राहुल गांधी ने कन्याकुमारी में अपने 7 लाखों का हुजूम लेकर के कश्मीर की तरफ कूच किया और यह पैगाम दिया कि मुल्क मोहब्बत से चलेगा, मुल्क आईन से चलेगा, मुल्क जमहूरियत से चलेगा, किसी की तानाशाही से नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी। मैं यहाँ खड़ा होकर के अपनी माओ बहनों से मुखातिब होकर कह रहा हूं कि महंगाई ने सबसे ज्यादा किसी को परेशान किया है तो वो आपको परेशान किया है। आप जब सुबह किचन में जाकर के गैस का सिलेंडर ऑन करती हैं चाय बनाने के लिए, तो वो गैस सिलेंडर जो कांग्रेस के टाइम में 400 रुपए का, 450 रुपए का मिलता था, वो आज कितने का मिल रहा है? 1200 रुपए का मिल रहा है, 1150 रुपए का मिल रहा है। न तो उसको मैं सस्ता करने की कोई कोशिश केसीआर ने की, न नरेंद्र मोदी जी ने की, लेकिन अब कांग्रेस आपसे क्या वादा कर रही है, क्या गारंटी दे रही है कि हम वही गैस सिलेंडर आपको जो 1200 का मिलता है उसे 500 का देंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा किसको मिलेगा? आप माओ बहनों को मिलेगा, क्योंकि घर का किचन संभालने का जो जिम्मा है वो आपका है। आपके आंसू शामिल होते हैं जब चीजें महंगी होती हैं। तो आप सुबह जब किचन में जाती हैं और सालन बनाने के लिए कढ़ाई में या कुकर में खाने का तेल डालती हैं, तो आपके साथ उसके आंसू भी गिरते हैं, क्योंकि वो खाने का तेल जो 70 रुपए किलो मिला करता था वो आज कितने में हो गया? 200 रुपए के पार हो गया। महंगाई का सबसे ज्यादा दर्द अगर किसी ने झेला है तो वह हमारी माँ बहनों ने झेला है, खवातीन ने झेला है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं तो देश की पार्लियामेंट में बैठता हूं, मैं वहां नरेंद्र मोदी जी से अक्सर कहता हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, ये सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो। वो पुराने दिन जब चीजें सस्ती थी, वो पुराने दिन जब नफरत नहीं थी, वो पुराने दिन जब आम आदमी सुबह से शाम तक अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ कर लेता था। लेकिन तेलंगाना वालों, अगर आपको लगता है कि केसीआर और नरेंद्र मोदी एक नहीं है, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मैं तो पूरे तेलंगाना में घूम घूम के कह रहा हूं कि ये जो केसीआर है ये मोदी जी के यार हैं। आप ये मत समझना कि दोनों अलग हैं, एक हैं। क्योंकि जिस केस में पिछले 9 साल में पूरे अपोजिशन के यहां कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी इनकम टैक्स की रेड पड़ती रही, आज तक केसीआर साहब को ईडी ने कभी पूछा भी नहीं। और जिस केस में मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं, संजय सिंह जो राज्यसभा के सांसद हैं, वो जेल काट रहे हैं, उसी केस में केसीआर के परिवार को ईडी पूछताछ तक के लिए नहीं बुला रही है। इससे ज्यादा रिश्ता क्या हो सकता है? ये जो केसीआर और मोदी जी का रिश्ता है, उस रिश्ते को समझिए आप लोग, अकलियत के साथियों, अकलियत के लोगों, और खास तौर से मेरी खवातीन माओ बहनों, आपको ये बात समझनी है कि रोहित नौजवान है, युवा हैं, आपकी खिदमत के लिए यहाँ पर आए हैं। अगर आपने इन्हें जिता करके असेंबली में भेजा तो ये जान लीजिए कि तेलंगाना में कांग्रेस की सुनामी चल रही है, कांग्रेस की
सरकार बनने जा रही है। कोई ताकत कांग्रेस की सरकार बनने से रोक नहीं सकती। नरेंद्र मोदी और केसीआर साहब बीआरएस कितना भी रिश्ता एक कर ले, लेकिन अब कांग्रेस की आंधी को रोक नहीं सकती। रेवंत रेड्डी की सभाओं में, राहुल गांधी जी की सभाओं में, प्रियंका जी की सभाओं में, खड़गे जी की सभाओं में जो आवाम आ रही है, वो ये पैगाम दे रही है कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ये जो हाथ के पंजे के सामने का बटन है, 30 नवंबर को उस बटन को दबाना है और रोहिन रेड्डी को अंबरपेट से जिता करके असेंबली में भेजना है। अगर आपने असेंबली में अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को भेजा, तो मैं इमरान प्रतापगढ़ी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का नेशनल चेयरमैन होने की हैसियत से और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने की हैसियत से आपसे वादा कर रहा हूं कि रोहिन उसी तरह से काम करेंगे जैसे एक खिदमत करने वाले नुमाइंदे को करनी चाहिए। मैं आज इसलिए रोहिन के लिए दामन फैलाने के लिए आपके बीच में आया हूं, और खास तौर से मैंने कहा ना, मुझे अच्छा लग रहा है कि यहाँ बड़ी तादाद में हमारी माएं बहनें बैठी हुई हैं। एक बात आपको समझनी है मेरी माओ बहनों, अगर आप चाहती हैं कि पूरे मुल्क में नफरत कम हो, मोहब्बत फैले, अगर आप ये चाहती हैं कि दिल्ली से लेकर के तेलंगाना तक जालिम हुकूमतें हटें, तो आपको कांग्रेस को मजबूत करना पड़ेगा। ये जो इलेक्शन है, मैंने फिर से आपसे कह रहा हूं कि ये इलेक्शन सिर्फ असेंबली का इलेक्शन नहीं है। 17 नवंबर को, यानी कि कल एक दिन पहले, अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग हुई है। दोनों सूबों में कांग्रेस की सरकार क्लियर मेजॉरिटी के साथ बनने जा रही है। तेलंगाना वालों, 30 नवंबर को जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। आज केटीआर से लेकर के, केसीआर से लेकर के, हरीश से लेकर के पूरी बीआरएस पार्टी अकलियतों के दरवाजे पर, उनकी चौखट पर खड़ी है। मैंने देखा अभी केसीआर साहब की पार्टी के एक नेता ने कहा कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद अगर कोई इंसाफ पसंद नेता हुआ है तो वो केसीआर हुए हैं। कहा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु और कहा ये आज के सियासतदान। लेकिन कहां पहुंच गई है इनकी सियासत, किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? और कल तो परसों मैंने सुना कि केटीआर कह रहे हैं कि मैं तो अल्लाह से भी लड़ जाऊंगा। इतना गुरूर, इतना घमंड नहीं ना, आज से ही कल जरूर टूटेगा। गुरूर किसका रहा है? गुरूर टूटेगा, और यह गुरूर तेलंगाना की आवाम तोड़ेगी, मैं जानता हूं। मैं इसलिए आपसे कहने आया हूं कि बहुत जज्बाती भाषण हो गए। वो आपसे कहते हैं कि कांग्रेस ने किया क्या है, कांग्रेस की ताकत क्या है। आज केसीआर से लेकर के, केटीआर से लेकर के सब आपकी चौखटों पर खड़े हैं। ये है कांग्रेस की ताकत। कांग्रेस ने यहां लाकर के खड़ा कर दिया है कि वो केसीआर साहब जो अकलियतों से दामन बचाया करते थे, वो आज आपकी इबादत गाहों के बाहर खड़े होकर के दामन फैला के आपसे वोट मांग रहे हैं। ये किया है कांग्रेस ने। ये है राहुल गांधी की मोहब्बत की ताकत। तो मैं आपसे, मेरी माओ बहनों, आखिर में नौजवान साथियों, बुजुर्गों, ये कहना चाहता हूं कि ये इलेक्शन बहुत अहम है। मैं भी दिल्ली से आपके बीच में इसीलिए आया हूं कि ये इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन नहीं है, ये 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन का सेमीफाइनल है। अगर आपने तेलंगाना जिता करके कांग्रेस को दिया, तो हम आपसे वादा करते हैं कि 2024 में दिल्ली जीत करके आपके झोली में डालने का काम करेंगे। इसलिए एक एक कैंडिडेट बहुत अहम है, एक एक कैंडिडेट बहुत अहम है। रोहिन रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप बहुत पसंद करती है। आप यकीन करें, अंबरपेट आने के लिए मुझसे पार्टी के सारे बड़े नेताओं ने कहा कि इमरान, पूरे तेलंगाना में जहां जाना है जाइए, लेकिन सबसे पहले अंबरपेट जाइए, रोहिन रेड्डी के लिए जाकर के अपील करिए। तो मैं रोहिन के लिए आया हूं। रोहिन हमारे भाई की तरह है, रोहिन हमारे भाई की तरह है। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि रोहिन की जमानत मैं हूं, इमरान प्रतापगढ़ी रोहिन की जमानत है। मैं अपने भाई के लिए, अपने साथी के लिए, अपने दोस्त के लिए आपसे वोट की अपील करने आया हूं। और आप सारे लोग जिनको केसीआर साहब ने पिछले 10 साल में पलट के देखने का काम नहीं किया, उनको बता दो कि मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले,
हमको बेकार समझती है सियासत, लेकिन हम हैं इस सूबे की सरकार बनाने वाले। आपके एहसास दिला दो, अगर आपने ये एहसास दिलाया, अगर आपने ये एहसास दिलाया और हाथ के पंजे के सामने का बटन ईवीएम में दबा करके रोहिन रेड्डी को कामयाब किया, तो कांग्रेस की जो 6 गारंटीज हैं वो तो आपको मिलेंगी ही, लेकिन साथ में जो माइनॉरिटीज के लिए कांग्रेस पार्टी का डिक्लेरेशन है उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट 3 महीने के अंदर करवाया जाएगा। ये हम आपसे वादा करते हैं। आपके बीच में आकर के बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर से आप सारे साथियों का बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि एक एक आदमी हाथ उठा करके रोहिन को यह एहसास दिलाए कि आप सारे लोग रोहिन के समर्थन में हैं। इधर जो साथी खड़े हैं मैं इनसे भी चाहता हूं, इधर मेरी माँ बहनों से भी गुजारिश है कि आप सारे लोगों का भी उठा हुआ हाथ रोहिन रेड्डी को ताकत देगा। एक बार फिर से आप सारे साथियों का बहुत शुक्रिया और रोहिन के लिए ढेर सारी दुआएं। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ नारा लगाए, बाय बाय केसीआर। और जोर से नारा लगना चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। बाय बाय केसीआर। और जोर से नारा लगना चाहिए, केसीआर के महल तक जाना चाहिए ये नारा। बाय बाय केसीआर। 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 बाय बाय। केसीआर। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत